अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम इस ट्रस्ट के ऊपर आए थे और इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी रिवाइज करते हैं, देन वी विल मूव ऑन फर्दर. All trust members are made up of same material and have same cross sectional area. तो if the failure tensile normal stress sigma f failure, ये tensile normal stress के लिए of the material is 16 ksi and the failure compressive normal stress is 10 ksi. जब हमने नॉर्मल स्ट्रेस को पढ़ना स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वी बेसिकली हैव दिस एज सिग्मा. ठीक है, सिग्मा नॉर्मल होती है और अगर किसी मेंबर के ऊपर लेट्स से दिस इज अ मेंबर, अगर आप उसके ऊपर ये नॉर्मल स्ट्रेस लाइक यू अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा नॉर्मल बट टेंसाइल स्ट्रेस. एंड इफ द सेम मेंबर इज बीइंग सब्जेक्टेड टू दिस फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक टुवर्ड्स सेक्शन है, यानी आपका ये सेक्शन है बॉडी और forces towards section है, then this is called compressive in nature. And if the forces are away from the sections, यानी ये आपका सेक्शन है बॉडी का, ठीक है, और उससे अवे जा रही है, ये बॉडी का सेक्शन है, ठीक है, तो ये से अवे जा रही है, then it is called normal stresses. Normal stresses but tensile in nature. ठीक हो गया. So in the numerical we have both these things given. हमें ये given है कि वो टेंशन के अंदर उसकी जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इतनी है और कंप्रेशन में इतनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है ट्रस के मेंबर की, वो यहाँ गिवन है हमें. स्क्रीन शेयर ये बल्कि मैंने ड्रॉ की थी, मैं बोल गया था और स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की हुई थी. तो मेंबर के ऊपर इसी तरह सिग्मा को हम बेसिकली क्लासिफाई करते थे इन दो के अंदर, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, ये मेंबर है, इसके ऊपर अब जो फोर्सेस इस कैटेगरी के अंदर फर्स्ट में लगी हैं दैट इज बेसिकली टेंसाइल इन नेचर. एंड दिस वन कैटेगरी, ये मेंबर के ऊपर जो फोर्स लगे हैं दीज आर कंप्रेसिव इन नेचर. ठीक है, तो दोनों हमें कैटेगरीज के अगेंस्ट ना वैल्यूज दी हुई है मैक्सिमम कितना लोड ले सकती है टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी. ठीक हो गया. न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं. And, ये वैल्यूज है. इफ द फेलियर टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा इज 16 KSI and sigma failure compressive normal stress is 10 KSI. What is the minimum required sectional area for the members? अब आपने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बताना है. If the factor of safety is 1.6 that needs to be applied. अच्छा, अब हमें एरिया फाइंड करना है पहली चीज. मैं अब आपको दोबारा से उस पर दिखाता हूँ. अगर हमें ये सिग्मा फेलियर्स दे दिए हैं, सिग्मा लेट से हमें गिवन है दोनों कंडीशंस के अंदर, टी भी गिवन है, कंप्रेशन में भी गिवन है, और हमसे क्या मांगा हुआ है, उसने एरिया फाइंड करें. ठीक हो गया जी. तो हमने ये पढ़ा था कि सिग्मा इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, और अगर इस इक्वेशन के अंदर मुझे सिग्मा भी गिवन हो, फोर्स भी गिवन हो जाए, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ. इट इज़ वेरी इजी. एरिया इज इक्वल टू फोर्स ओवर सिग्मा. ठीक हो गया. सिग्मा हमें न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है, फोर्सेस हमें फाइंड करनी है यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन. दैट वाज रिक्वायर्ड इन लास्ट लेक्चर. मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा टाइम भी दिया हुआ था और ये भी कहा था कि नहीं, अगर कंप्लीट हो सका तो जस्ट रिवाइज द सेक्शन. और लेटर ऑन मैंने आपके ग्रुप के अंदर मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन के लिए और एसएफडीज के लिए एडिशनल लेक्चर्स भी शेयर किए. दैट वाज फ्रॉम प्रीवियस कोर्सेज, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 के कोर्सेज के अंदर से वो लेक्चर्स थे, ताकि आप उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें एंड देन सॉल्व दिस ट्रस्ट फॉर फाइंडिंग फोर्सेज इन मेंबर्स. ताकि आपके पास जब फोर्सेज निकलेंगी, ये चीज़ गिवन है, देन यू आर एबल टू कैलकुलेट क्रॉस सेक्शनल एरियाज. अच्छा, now we move on. Let's say we did the numerical. और हमारे पास ये मेंबर के अंदर फोर्सेस निकली. द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द रिएक्शंस बिकॉज दिस इज a ruler at point A and hinge at point C. So you will find a reaction. First step is to find the reactions, and the next step is you will just take one joint at a time. आप joint A से start करें, then you will find the forces in member AE, AD and AB. और मे बी यू विल स्टार्ट फ्रॉम जॉइंट सी, इसमें आप मेंबर डी सी और बी सी को सॉल्व करेंगे. अगर आप मेथड ऑफ जॉइंट्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, यू विल रियलाइज कि किसी भी ऐसे जॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां पर नॉट मोर देन
टू जो है आपके पास अननोन्स हो, सो यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए डायरेक्टली, बिकॉज पॉइंट ए के ऊपर ए बी भी अननोन है, ए डी भी अननोन है, ए ई भी अननोन है, ठीक है. सो प्रेफरेबली स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सी if you are using method of joints. However, if you are using method of sections, you can take from joint A as well, ठीक है, उस पर आप joint A पे भी आ सकते हैं. तो उन मेथड्स के जरिए ये फोर्सेस निकली, ठीक है जी. ट्रस्ट के मेंबर्स के अंदर जो फोर्सेस होते हैं दे आर ऑलवेज एक्सियल इन नेचर, ठीक है, और दे कैन बी आइदर टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है, या तो टेंशन होंगी या कंप्रेशन होंगी. हर मेंबर के आगे फोर्सेस लिखी हैं ए ई एन बी डी, दे आर जीरो फोर्स मेंबर्स, दे हैव जीरो फोर्स. The rest of the members they have the values like 2 kip है, फिर एक में 1.41 kip है. These are all tension values. और लास्ट में AD member है, which is the inclined member, so it is having a compression value. तो हमने उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट करनी है. क्यों सिलेक्ट करनी है मैक्सिमम वैल्यूज, मैं आपको दिखाता हूँ. मैक्सिमम वैल्यूज इसलिए हमें फोर्सेस की स्ट्रेस फाइंड करनी है बिकॉज वी नीड टू फाइंड एरियाज, ठीक है. अगर मैं इधर से लोअर वैल्यू सिलेक्ट कर लूंगा फोर्सेस की, तो उन फोर्सेस के अगेंस्ट मेरे पास जो एरिया आएगा वो भी छोटा आएगा. देखिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई है ना एरिया के, तो एरिया भी छोटा आएगा. मगर रियलिटी के अंदर वहां जब फोर्सेस बड़ी आएंगी तो उस वक्त मैंने एरिया कम प्रोवाइड किया होगा और मेंबर क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा. सो व्हाइल आई एम कैलकुलेटिंग एरिया यूजिंग दिस फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू फोर्स ओवर सिग्मा, आई हैव टू कंसिडर द मैक्सिमम फोर्सेस. और ये मैक्सिमम फोर्सेस कौन सी होंगी, मैक्सिमम इन टेंशन एंड मैक्सिमम इन कंप्रेशन. दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनको मैंने कंसिडर कर लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिग्मा भी जो है वो भी दो किस्म के दिए हैं, एक टेंशन के अंदर दिया हुआ है और एक कंप्रेशन के अंदर दिया हुआ है. ठीक हो गया जी. तो हम न्यूमेरिकल में वापस गए हैं और यहाँ पर आकर हमने टेंशन की 3 वैल्यूज थी, इसमें से 2 के पास द मैक्सिमम, वी सिलेक्टेड दिस वन, और कंप्रेशन के लिए सिलेक्ट कर लिया. नाउ वी विल डू सेपरेट कैलकुलेशन फॉर ईच ऑफ देम. टेंशन के लिए यहाँ कैलकुलेशन स्टार्ट हुई. फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट सिग्मा अलाउएबल, बिकॉज हमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है. आप क्या करते हैं कि जो आपके पास फेलियर वैल्यू होती है, सिग्मा फेलियर जो कि न्यूमेरिकल में गिवन थी, उसको डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से टू गेट सिग्मा अलाउएबल. ये न्यूमेरिकल के अंदर सिग्मा फेलियर टेंशन के लिए भी गिवन है और सिग्मा फेलियर कंप्रेशन के लिए भी गिवन है. दोनों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे सेपरेटली एंड यू विल गेट सिग्मा अलाउएबल. दिस सिग्मा अलाउएबल on left hand side of your screen is basically tensile stress and this sigma allowable calculated is for compressive stress. ठीक है, यानी आपके मेंबर्स के अंदर स्ट्रेसेस इन वैल्यूज से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी. ठीक है. नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिग्मा फेलियर आई विल यूज सिग्मा अलाउएबल इन माय न्यूमेरिकल्स. ठीक हो गया. अच्छा, अब यहाँ पर फॉर्मूला वही आ गया कि आपने वैल्यू निकालनी है. तो वैल्यू ऑफ ये जो फॉर्मूला लिखा है, दिस इज फॉर स्ट्रेस, सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर ए, जो हमने भी न्यूमेरिकल के अंदर पीछे मैंने स्क्रीन में आपको एक फॉर्मूला दिखाया था. इस तरह करके लेट से मैं नोटेट कर देता हूँ उसको यहाँ पर. दिस इज बेसिकली सिग्मा इक्वल्स टू एफ ओवर ए. ठीक है, और एफ की वैल्यू कितनी है. अब चूंकि मैं टेंसाइल स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो यहाँ पर जो मुझे फोर्स लेनी है, आई हैव टू कंसीडर द मैक्सिमम टेंशन फोर्स दैट वाज इन तीनों के अंदर से जो निकली थी, दैट वाज कंट्रोलिंग वैल्यू कौन सी थी, 2 के बोली. और यहाँ पर सिग्मा अलाउएबल में कौन सी वैल्यू यूज करनी है मैंने, 10 की एसआई. ठीक हो गया जी. सो एरिया इज द वन विच इज अननोन, इसको मैं एक साइड पे रखूंगा वापस. वी विल कैलकुलेट 0.2 इंच स्क्वायर. तो अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस को कंसीडर करते हैं सो इतना एरिया रिक्वायर्ड है. अगेन फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पे जब आएंगे, इधर अगेन फॉर्मूला आपके पास सिग्मा होगा, सिग्मा इक्वल टू एफ ओवर ए, जो कि हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है. For sigma, you will consider 6.25, which is the allowable value in compressive nature. Forces, यहाँ पर force कौन सी लेनी है, because you are doing compressive calculation. So among all these compressive forces, you will take the maximum compressive force, which is now 1.41. आपने वो वैल्यू ली, फाइंड किया एरिया ऑफ मेंबर 0.2256 इन स्क्वायर. न्यूमेरिकल के स्टार्ट में कहा था कि all the members should have same cross sectional area. तो either I have to choose this one or I have to choose this one. तो इन दोनों में से जो बड़ा एरिया है, you have to select that one. अगर आप छोटा एरिया सिलेक्ट करेंगे
This will satisfy tensile stresses cases, but once the member is subjected to compressive stress, तो वो member जिनके ऊपर compression आई है, for example member AD है, this will fail if I provide this area. Okay, so I will not use this one. Among the two areas which I have calculated, I will use the maximum or bigger area in order to satisfy both these conditions. Okay, here all drawings and this one. So this was the numerical, which is related to normal stresses, normal axial stresses. हमने इसको देखा था इसके अंदर. And now we'll move towards the next thing, which is called the shear stresses. ठीक है. जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन की थी तो आई टोल्ड यू कि अगर मेंबर के ऊपर हमको कि कोई भी बीम मेंबर है, लेट्स से दिस इज अ बीम मेंबर एंड यू जस्ट मेक अ सेक्शन ऑन दिस मेंबर, आप इसको सेक्शन कट करेंगे इस मेंबर में. सो वंस यू कट अ सेक्शन यू विल गेट हियर लाइक नॉर्मल फोर्सेस एंड, ठीक है, यू विल गेट द shear forces and you will get the moments as well. ठीक है. तो अभी हमने जो न्यूमेरिकल किया है, वी डिड फॉर दिस वन नॉर्मल फोर्स, हमने इस नॉर्मल फोर्स के अगेंस्ट सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेसेस कैलकुलेट की और उनको कंपेयर किया. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दिस थिंग. इफ अ मेंबर इज हैविंग अ shear force, then against this shear force there are shear stresses that are existing. We denote them with tau. ठीक है. ये जो जिस तरह ये है, this is called normal stress, this is called normal force. So from these three internal forces NVM, we will calculate respective stresses and do some numericals. हर एक के लिए एक numerical भी करेंगे. अच्छा, तो shear stress का जी फॉर्मूला उसी तरह ही है. shear stress is equal to tau equal to V over A. We have a different कहने के इसकी types हैं. We call them as average shear stress. This formula is for average shear stress. Then we have a transverse shear stress and we have a torsional shear stress. मैं आपको उनकी दिखाता हूँ टाइप्स जो हमने देखी थी लास्ट टाइम. This one. So the shear stress, we denote them all the shear stresses, either it is direct, transverse shear stress, average shear stress और torsional shear stress. उन तीनों को हम tau से denote करते हैं. The first type is the average shear stress, जो कि अभी आपको पहले भी स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखाई थी. We have the formula tau is equal to V over A or V over 2A if the member is subjected to single shear. इन दोनों को भी हम जाके numerical में देखेंगे. So we have V over A if it is subject to double shear, then instead of V over A the area will become twice 2 over A. So this is called the average shear stress. Then again we have another form which is called transverse shear stress, that if a member is being subjected to vertical loadings like this one, this can be shown here screen में, then addition to bending the member will also subject to shear stresses which is called transverse shear stress. देखिए मैं इसको डिनोट करता हूँ. अगर आप इस मेंबर के ऊपर वर्टिकल ये लोड लगा रहे हैं, कोई भी यूडीएल है और इट इज अ पॉइंट लोड, देन डेफिनेटली दिस मेंबर विल अंडरगो बेंडिंग एज वेल. इसके अंदर बेंडिंग भी आएगी. सो देयर विल बी फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस एज वेल एज ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस एज वेल. ठीक है. क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आप इस बॉडी में सेक्शन कट करेंगे तो आपको हाँ मोमेंट भी नजर आएगा. यू विल आल्सो गेट नॉर्मल फोर्सेस, यू विल आल्सो गेट शियर फोर्सेस एज वेल. सो दिस टाइप ऑफ शियर स्ट्रेस in which the loading is perpendicular or in transverse direction to longitudinal axis of the member, this shear stress is known as transverse shear stress. Here we denote them again with tau, but now the formula is VQ over IT. Here V is the internal shear force, Q and IT I will explain them later. मैं इनको explain करता हूँ concept को. And the third type here is a torsional shear stress. टॉर्शन शियर स्ट्रेस के लिए जी फॉर्मूला है, यानी बॉडी के ऊपर अगर आप टॉर्शन ट्विस्टिंग अप्लाई करते हैं एंड मेंबर्स के ऊपर, सो यू गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस टीसी ओवर जे. ठीक है. तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ वी क्यू और आई टी एंड देन वी विल मूव ऑनवर्ड्स. अच्छा, अगर तो जो तीनों को बल्कि एक्सप्लेन करता हूँ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस को भी और ये भी.
पहले हम थोड़ा सा एक लेक्चर को आगे मूव ऑन करके मैं चेक कर लूँ कि प्लेजर स्ट्रेसेस आगे हैं। ठीक है, सही है। न्यू शेयर, अच्छा स्क्रीन पर आपके पास जो है वो विजिबल हो गई है वन नोट। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास लेट्स से एक मेंबर है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। आई ड्रॉ दिस मेंबर लाइक दिस वन, एक मेंबर हो गया। ठीक है, और दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, एंड यू अप्लाइड सम लोड हियर, इसकी वजह से बॉडी के अंदर थोड़ी सी बेंडिंग आई एंड देयर इज ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस एक्टिंग। सो द फॉर्मूला इज tau is equal to VQ over IT. I will just explain what is V, what is Q, what is I, and what is T. All the components that are using this formula. So what is V? For example, if you cut a section here, आपने यहाँ section cut किया, ठीक है, body के अंदर. Once you cut a section here, so the body will now be like this one. इस तरह की body बन जाएगी, and you will have this normal force here. You will have this shear force, and you will also have the moment here as well. So the value of M is basically this one, ये value of shear force, ठीक है, this one, ठीक है. Now coming towards what is a Q, अब आप body जब आप section cut करेंगे along all this section जो भी मैंने blue line से show किया, you will have the same value of V, ठीक है, irrespective if I take this point, irrespective if I take this point, any point, कोई भी point लूँगा along the depth, they all have the same values. However, if I cut a section here on green line पे cut करूँगा, it will have a different value of V. Or for example, if I cut a section here with a black line, so you will have a different value for V. मगर अगर मैं किसी एक particular line को देखता हूँ, for example, if I see only this blue section, अगर blue section को देखता हूँ, so for this complete blue section, I will have a constant value of V, internal force. However, the value of shear stress is not constant along the depth of the member. यानी मैं इधर डिफरेंट इसी ब्लू को देखूंगा, बाकी आप थोड़ी को इग्नोर कर दें. आई विल जस्ट ड्रॉ फ्यू मेंबर्स हियर. फॉर एग्जांपल मैं एक रेड से ड्रॉ करता हूँ. member is located here and I draw a member which is located here on the top. I draw another member which is located here and I'll draw another member which is located here. So there are, ये मैंने few lines draw की हैं. So along all this section, the value of V means for this thing, for this thing, for this thing, and for this thing, the value of V is same, ठीक है? But the value of shear stress, transverse shear stress, it is not same for all these members. ये in points के लिए same नहीं है. और simple in words कि variation होती है V की along the span, and along the depth there is a variation of tau. अब हम आते हैं कि Q क्या चीज़ है और किस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं इसी मेंबर को, जो आपके सामने लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है, मैं इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ ड्रॉ करता हूँ. द क्रॉस सेक्शन वुड लुक लाइक दिस वन. अगेन दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एंड आई जस्ट ड्रॉ दीज मेंबर्स अगेन. हमारे पास ग्रे के ऊपर यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सिस पे मेंबर लोकेट हुआ हुआ है, ठीक है. और फॉर टाइम बीइंग मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए एक इसको समझाता हूँ. दिस इज रेड. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास न्यूमेरिकल के अंदर ये आ गया कि रेड लोकेशन के ऊपर जो इस लोकेशन के ऊपर बेसिकली स्ट्रेस एनालाइज करें या शियर स्ट्रेस जो है उसको एनालाइज करके बताएं कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसफर शियर स्ट्रेस एट दिस रेड लोकेशन. सो व्हाट यू विल डू, आप उस लोकेशन के ऊपर एक वर्टिकल कट डालेंगे. यानी मैं इसके ऊपर वर्टिकल कट डाल दूंगा सबसे पहले, ठीक है. एंड फ्रॉम दिस वर्टिकल कट टुवर्ड्स आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड साइड के ऊपर जितना एरिया मैं उसको हैच कर लूंगा, ठीक है. दिस विल कॉल एरिया. आई कॉल इट एरिया. अब इस एरिया का मोमेंट लेना है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. दिस इज कॉल्ड क्यू. क्यू इज मोमेंट ऑफ दिस एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. सो हाउ यू विल फाइंड मोमेंट, आप इस एरिया का मोमेंट आर्म लेंगे पहले.
जितना भी एरिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज 10, इसकी विड्थ 10 है, ठीक है, इसके हाफ पर आएंगे यहाँ पर, दिस इज द हाफ विड्थ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी द मोमेंट आर्म. आई विल जस्ट डिनोट इट विद लेट्स से L. मैं वैसे इसको डिनोट कर दूं. So what will be the value of Q? Q will be equals to area into L. ठीक है, यानी आपने उस एरिया का मोमेंट लिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. सिमिलरली इफ यू आर बीन आस्क्ड कि ये जो ग्रीन पॉइंट है, मैं दोबारा से सेक्शन को ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ इट अगेन हियर. And I just draw the green point again. यहाँ पर अब सिर्फ instead of red आपको कहा जाता है कि green point के लिए find करें. तो आप again क्या करेंगे? You will first cut a section. जैसे सेक्शन कट करेंगे, देन सेक्शन से आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, जितना एरिया उसको हैच कर लेंगे. दिस इज कॉल्ड द एरिया नाउ. और इस एरिया का मोमेंट आर्म लेंगे, दिस इज, इसकी हाफ डेप्थ यहाँ आ जाएगी, यहाँ से. तो अब आप मुझे बताएं कि ये केस नंबर 1 है, दिस इज फॉर केस नंबर 2. इन दोनों केसेस में से Q की वैल्यू किस में ज्यादा होगी, केस नंबर 1 केस नंबर 2 के अंदर? सर 1 में होगी. हाँ जी, बाकी और भी नहीं सर, U में होगी, U उसका एरिया ज्यादा है. ठीक है जी. और कोई जी? बच्चे हैं ही नहीं और, या फिर बाकी लगा के चले गए मैं सब? 2 का सही लड़के ने जो बताया सर. अच्छा जी. और रीजन क्या है, 2 क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसकी सर एरिया ज्यादा है और लेंथ भी उस हिसाब से. अच्छा, डन है. तो अब हमारे पास लोकेशन जो 2 है, ठीक है, इसके ऊपर Q की वैल्यू ज्यादा होगी. अगर Q की वैल्यू यहाँ ज्यादा है, इट मींस V तो सेम था, लोकेशन 1 के लिए भी V सेम है, लोकेशन 2 के लिए भी V सेम था. तो Q लोकेशन 2 के लिए ज्यादा हुआ, इसका मतलब है टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के. तो यहाँ पर इस मेंबर के लिए टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस कम होगी, इस मेंबर के लिए ज्यादा होंगी, लोकेशन 2 वाली के लिए. ठीक हो गया. सिमिलरली अगर आप थर्ड एलिमेंट को देखते हैं, विच इज लोकेटेड एट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जब आप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आएंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, वो मैं ड्रॉ करता हूँ. इट वुड बी लाइक दिस वन. ये आपका न्यूट्रल एक्सिस आ गया, ठीक है. इफ आई कंसिडर दिस ग्रेइश पॉइंट विच इज लोकेटेड एट द न्यूट्रल एक्सिस. अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसके अगेंस्ट Q निकालें, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल कट अ सेक्शन. इसमें सेक्शन कट करेंगे और आउटवर्ड डायरेक्शन में, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, आपकी मर्जी है. यू विल हैच द एरिया. ठीक हो गया. इन इस हैश एरिया का मोमेंट आर्म ले लेंगे अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. ठीक हो गया. अब इन तीनों केसेस में इससे थर्ड ज्यादा होगा या सेकंड वाला? थर्ड वाला. थर्ड वाला. इट मींस कि जिस तरह मैं न्यूट्रल एक्सिस की तरफ आता जा रहा हूँ, मेरी ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेसेस क्या कर रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं. यू विल हैव लेस वैल्यूज एट लोकेशन 1, लोकेशन 2 पे ज्यादा हुई, लोकेशन 3 पे वर्स्ट होगी. इसका मतलब है कि अगर एलिमेंट्स एक्सट्रीम लोकेशंस पर हैं, टॉप और बॉटम पर होंगे, ठीक है, इन लोकेशंस के ऊपर, दीज आर कॉल्ड द टॉप लोकेशन, दीज आर कॉल्ड द बॉटम लोकेशंस. अगर एलिमेंट्स आपके टॉप लोकेशंस और बॉटम लोकेशन के ऊपर लोकेट करें, दे विल हैव जीरो वैल्यूज ऑफ शियर स्ट्रेसेस. फॉर एग्जांपल अगर मेंबर यहाँ पर लोकेट कर रहा है इस जगह पर, ठीक है, तो उसके लिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ऐसा नहीं है. अगर ये ब्लू मेंबर है, लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि जस्ट सी दिस ब्लू एलिमेंट, और इस ब्लू एलिमेंट के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करें, दिस वन, इस ब्लू के लिए वैल्यू कैलकुलेट करें, तो जब ब्लू के लिए आप Q निकालेंगे तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, इट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज एरिया इज 0. यस सर. ठीक हो गया. सो इसका मतलब ये है कि अगर एरिया के 0 होने से Q 0 हुआ, तो इसका मतलब है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस विल बी आल्सो इक्वल टू 0. So we can conclude that torsional transverse shear stress
is a 0 at extreme fibers. These are extreme fibers. These are top extreme fiber. This is bottom extreme fiber. And these have the maximum values at the center. ठीक हो गया? ये concluding point है इसके अंदर से. अच्छा जी, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं लेक्चर की तरफ. ये नीचे लिखा है VQ और IT. Q का कॉन्सेप्ट भी मैंने दे दिया. I और T में बता देता हूँ क्या चीज़ है. नीचे लिखा है 0 at top and bottom and maximum at the neutral axis. ठीक हो गया? अब मैं आपको दूसरा बता रहा था कि what is I and what is T. This is not a big deal. आपके पास let's say this is the cross section. So every time you have a width here, the value of B, which is the width of the member, and you have the height here. ठीक है, H. So you just calculate BHQ by 12. This is called the moment of inertia, I. Okay. And what is T? T is basically defined as the length of the cut. यानी जो आप ये लेंथ कट काटते हैं ना, ये सेक्शन जहाँ पे भी आता है वहां पर आप कट काटते हैं. मैंने आपको कहा था कि ड्रॉ अ कट लाइन. इसकी विड्थ है बेसिकली, इसकी लेंथ है. दिस लेंथ इज बेसिकली इक्वल टू विड्थ ऑफ द बीम. लिहाजा wherever there is a T, you can consider it equivalent to B, width of beam. B. सेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. उसके बाद इसी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसी के ऊपर आपने वापस ज्वाइन कर लेना है. T is equal to B आ जाएगा. ठीक हो गया. So these are all the four variables that are being used for calculating torsional shear stress. आगे मूव ऑन करते हैं and let's see कि आगे हमारे पास क्या चीजें हैं. लेक्चर पे वापस आए. So अभी अपने जो पीछे सारी कहानी देखी, that was for transverse shear stress. ठीक है जी. And अभी जो आपके सामने स्लाइड के ऊपर जो shear stress शो हुई है, that is average shear stress. And we have two different classes for this one. This can be a single shear stress and it can be a double shear stress. दो टॉप के ऊपर आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपके पास शो हो रही है, that is for a double shear and this is for a single shear. अब यहाँ पर अगर नीचे वाले को सिंगल shear को देखते हैं, the contact area is this one. ये ब्लू लाइन आपके सामने जो एक सिंगल है. मगर अगर आप ऊपर वाले में देखते हैं जिसमें से 3 प्लेटें ली हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट इधर है. ठीक है. इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं जहां पे कांटेक्ट हो रहा है. वन इज दिस पॉइंट एंड सेकंड इज दिस पॉइंट. ब्लू लाइन से उसने 2 कांटेक्ट एरियाज हाईलाइट किए. सो इसका मतलब है कि इस मेंबर इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो मेंबर के अंदर स्ट्रेसेस आ रही हैं that are double shears, और इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जिसमें 2 प्लेट्स थी, the member is subjected to a single shear. So they have a different formula, V over 2A and V over A. अच्छा जी. Again, it has been shown by this configuration. The first one is for a single shear, and the bottom one is for double shear. So you can see if you have applied a P force on this one, so resultant यानी इस force को resist करने के लिए यहाँ पर दूसरी प्लेट के ऊपर opposite direction के अंदर P force होगी. However, in case of double shear, if you apply a P force, जिस तरह के double shear के अंदर आपने इस प्लेट के ऊपर P force apply की है, then to resist this P force, there will be 2 reactions on these 2 plates. So P by 2 and P by 2, the force has now been divided. यानी अब आपका reaction P by 2 हो गया. पिछले वाले केस के अंदर single shear के अंदर reaction कितना था? P. So this is a 3D form. You convert this 3D into a 2D. यानी इसको मैंने इस member को, यानी जो member A भी है, I just drew it again. Horizontal form में इसको मैंने draw किया. उसके ऊपर जो force आ रही थी P, for example, I called it like 20. ठीक है. और जब मैंने 20 ऊपर से फोर्स अप्लाई की तो नीचे से रिएक्शन कितना आना चाहिए था? 20. ये मैंने इसको एज अ बीम ड्रॉ कर लिया. दिस इज अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज द रिएक्शन. तो अगर अप्लाइड फोर्स 20 हुई, नीचे से रिएक्शन भी कितना आया? 20. ठीक है. इफ आई मेक अ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कट करूंगा, द वैल्यू ऑफ शियर विल बी हियर 20. वैल्यू ऑफ शियर इज 20. नाउ coming toward the other concept कि अगर आपके पास डबल shear होती है, so you apply a force P on the member. ठीक है. As a result of P force, there will be 2 reactions generated.
जो कि P/2 और P/2 है. So I draw it again. This is applied force P and the reactions are generated P/2 and P/2. Now cut a section here. मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, जैसे आपने previously यहाँ एक section cut किया था, just make a section here and find the value of shear. So the value of shear will be equal to P/2. जब हम यहाँ पर आके value of shear calculate करना चाहेंगे तो shear की value कितनी आ रही है? Shear is coming out to be P/2. It means P/2 is equal to, अगर P की value 20 है तो now the value of shear in this case will be equals to 10. और पिछले केस के अंदर अगर आप shear की value देखते थे, इस previous केस के अंदर the value of shear was equal to P and which was equal to 20. Okay, now the value of shear has been reduced. अच्छा जी, अब हम फर्दर आगे चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को मूव करके. ये एक न्यूमेरिकल दी है उसने और इसको हम सॉल्व करेंगे. दिस इज फॉर दिस काइंड ऑफ एवरेज shear स्ट्रेस, जो कि हमने फॉर्मूला देखा था. फर्स्ट वी विल चेक दिस इज अ सिंगल shear और अ डबल shear एंड देन वी विल सॉल्व. अच्छा, दिस इज अ मेंबर. फर्स्ट मैं इसको इधर रखता हूँ, ठीक है जी. एंड a simply supported beam है आपके पास, एक एंड के ऊपर hinge है. The B location is having a hinge and the A support is having a roller support. There is an inclined load 1 kilonewton with 60-degree angle. So आपने बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, just find the reaction. आप अपने पास हर कोई स्टूडेंट जो है एक पेज और पेंसिल जो है वो अपने पास रख ले और कैलकुलेटर, एक पेज और पेज पे करना चाहते हैं पेज पे कर लें. अगर आप अपनी स्क्रीन पे कंफर्टेबल हैं अपनी स्क्रीन पे कर लें, कोई मसला नहीं. वॉट एवर Yes, यू sir. डू, तो उसकी जो स्नैप है वो आपने मुझे सेंड करनी है. अगर आप इमेज पेज पे कर रहे हैं तो उसकी इमेज जो है अपने ग्रुप में शेयर करनी है, और अगर स्क्रीन पे कर रहे हैं जस्ट सेव योर स्क्रीन, तो आप शेयर स्क्रीन करके भी मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. तो पहले आपने क्या चीज़ करनी है, एक मेंबर ड्रॉ करें. ठीक है, मैं इसको यहाँ पर एनोटेट करता हूँ. इंस्टेड ऑफ दिस रिएक्शन यू विल जस्ट ड्रॉ कि यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है, एट लोकेशन ए, जिस तरह मैंने अभी स्क्रीन पे की है, एंड एट लोकेशन बी यू हैव अ हिंज सपोर्ट. ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम रखें एंड फाइंड द रिएक्शन. ये वैल्यूज निकालने की देखें, कोशिश करें कि क्या आपके पास ये वैल्यूज आती हैं. 500, 433. ठीक, सेशन जो है वो 3 मिनट्स में क्लोज हो जाएगा. सो जस्ट डू दिस एक्टिविटी. तो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसको कैरी ऑन करते हैं, देखते हैं कि आपकी रिएक्शन सही नहीं करेंगे. हर स्टूडेंट करेगा जी. मैं जस्टिफिकेशन ना किसी से सुनूं कि भाई मेरे पास पेन नहीं है तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं पड़ा हुआ था. अटेम्प्ट करें, मैं खाली देखना चाह रहा हूँ कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं. ठीक है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इंक्लाइन लोड, दिस 1 किलो न्यूटन, ये जो यहाँ पर ड्रॉ हुआ है 1 किलो न्यूटन. ठीक है, 1 किलो न्यूटन एक लोड लगा हुआ है. इट इज नॉट वर्टिकल लोड, दिस इज इंक्लाइंड इन नेचर. ठीक है, सो यू कैन रिजॉल्व दिस 1 किलो न्यूटन इनटू 2 फोर्सेस. ठीक है, एक इसका दिस रिएक्शन वर्टिकल ये आ जाएगा एंड द अदर कुड बी लाइक दिस वन. ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है आपके पास. ठीक है, सो दिस वर्टिकल रिएक्शन विल बी 1 into sine of 60 degree and this horizontal component will be 1 into cos of 60 degree. ठीक है, so instead of this inclined load you can replace this inclined load with two forces like this one. One is this one, ठीक है, and the other could be like this one. ठीक है, मैं इसको डिफरेंट लाइन से कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट. अदर कुड बी लाइक दिस वन. ठीक है, आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं इसके साथ एंड देन फाइंड द रिएक्शंस. अच्छा जी, सर ये आ रही है 1728.05. सर कितना? 1728.05.
नहीं नहीं यार 17 कैसे आ सकती है? 866.025 into 2 हो गया, ठीक है, और ए बाई इंटू 4 भी हो गया, ठीक है। ये आपने सही निकाले हैं, ये जो 1000 वाले थे ये वैल्यूज? यस सर 1000 साइन 60 निकाल रहे हैं सर 1000 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, हाँ। यस सर यही आ रही है और ए बाई की वैल्यू 17 1728.05 यहाँ पे तो 433 न्यूटन निकली हुई है। वाई? सर इक्वेशन यही आ रही है ना -4 प्लस 866.25 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, ये इक्वेशन बन रही है -4 ए वाई, ठीक है, इक्वल्स, बल्कि इसको इक्वेशन की साइड पे ले जाए सारे को। यस सर ठीक है, पहले 866.025 इंटू 2 को बताएं क्या आंसर आता है। इसको मल्टीप्लाई करें, इन दो को। 866.025 मल्टीप्लाई बाय 2, सर ये आ रहा है 1732.05 173 32.05 0.05, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया, ठीक है। इक्वल करता हूँ, और ये सारी चीज इधर माइनस है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस। तो उसको मैं 4a बाय लिख सकता हूँ, 4a बाय, ठीक है। अब इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करें, 1732 को, 0.05 को। सर मैं माइनस आ रहा है हाँ चलो सर माइनस यहाँ कर पे दो गलती हुई है यार, इतना तो ना करो। MOS2 पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो मैं समझा रहा हूँ, इंजीनियरिंग सर मैकेनिक्स से वो पीछे FSC वाली कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हो तुम। क्या कर रहे हो वैलम? यस इक्वेशन सर अब की आया सही 433 433 आ गया आंसर, ठीक हो गया। यस हाँ जी, बाकी दूसरे स्टूडेंट्स का क्या स्टांस है? ये किसने यही निकाली सर वैल्यू? 4 सुफियान ने निकाली है? 4 शरियार कौन कैलकुलेशन कर रहा था अभी? ये सोफियान कर रहा था सर, मैं तो खामोश था। मैंने अभी आपसे काफी करके आप बनाया। चलो अब शहरियार आप भी देखें, इस तरह ये जो इक्वेशन मैंने डेवलप की है, समझ आएगी ये वाली इक्वेशन जो स्क्रीन के ऊपर अभी मैंने इक्वेशन डेवलप की है, ये आपने डेवलप की है, लिखी है? यस सर। किस पे, पेज पे लिखी है? यस सर। स्क्रीन शेयर वो करें ना, क्या कहते हैं, स्क्रीन दिखाएं या फिर अपनी वो तस्वीर उस पर सेंड कर दें MOS ग्रुप के अंदर, उसकी स्नैपशॉट, ताकि पता चले ठीक ना है साथ सर, साथ कैलकुलेशंस हो रही हैं कि नहीं हो रही। 1 मिनट। ये दिखाई दे हाँ रहा है हाँ आपको सर? हाँ, ये भी सही है, इस तरह भी ठीक है। आप स्क्रीन शेयर कर दें, ये भी ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब ये इक्वेशन दोनों को क्लियर है, कोई इशू तो नहीं इसमें? यस सर। ठीक है सर, बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, ठीक है। मोमेंट आर्म बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। फिर जब आप ये इक्वेशन लिखते हैं, इस इक्वेशन के आगे आपने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रखना होता है, आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज रख लें, एंटी क्लॉकवाइज, मगर लिखिए आगे। मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे शो किया। फिर लेफ्ट टू राइट मूव करना स्टार्ट करें, इक्वेशन डेवलप करें। जो फोर्सेस क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं उनको मैंने नेगेटिव लिख लिया, जो एंटी क्लॉकवाइज उनको पॉजिटिव। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो फोर्सेस जो कि पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास करेंगे, दे विल प्रोड्यूस नो मोमेंट्स। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप हुई, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ ay इक्वल टू 433। अब मेरे पास ay निकल गया 433 न्यूटन्स, ठीक है। तो अब मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ by? इट इज वेरी इजी, हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं इसमें ले लेता हूँ कि मैं अज्यूम करूंगा ऊपर वाली फोर्सेस सारी पॉजिटिव है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करूं, इस इक्वेशन को लिखें जी, अब स्टार्ट करें जी। समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, तो पहली फोर्स कौन सी होगी,
यहाँ पर ए वाई की डायरेक्शन अपवर्ड आपने लगाई भी थी, तो यस लिखें सर। ए वाई, सबसे पहले लिखें ए वाई, 4 ठीक है जी। डबल 3। हाँ, पर खाली इस तरह करके लिख लें ए वाई। दूसरी फोर्स कौन सी है, ये तो होगी ये वाली फोर्स, ये इंक्लाइंड फोर्स है, वर्टिकल नहीं है। इसके दो मेंबर्स, एक ये और एक ये, तो मैं इसका इंक्लाइंड मेंबर कंसीडर नहीं करूंगा, इसको वर्टिकल मेंबर को देखूंगा, हॉरिजॉन्टल को नहीं देखूंगा। तो वर्टिकल क्या है 866, मगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव 866 वाली 0.025, ठीक है जी, ये भी होगी। इसके बाद इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर दो फोर्सेस हैं बी एक्स है बी वाई, मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं कंसीडर करनी, मैं वर्टिकल फोर्सेस का सम कर रहा हूँ। सो प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ये डाला और तो कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू 0 कर दें इसको। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ए वाई की वैल्यू डालें और बी वाई की वैल्यू इसमें से फाइंड करें। ए वाई इज इक्वल टू 433, इसकी जगह क्या डाल लें 433, ठीक है जी 433, और सर ये आखिर में 3y डाला है आपने सर? प्लस बी वाई 3y का नहीं हो सका, क्योंकि देखें ना मैंने ये फोर्स भी कंसिडर कर ली, सेकंड 1 किलो न्यूटन वाली भी, और थर्ड आपके पास बी वाई आ गई। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक। इसको बी वाई को फाइंड करें इस इक्वेशन में से। सर ये भी 4 डबल 3 आ रही है। ठीक हो गया जी। अब आपने रिएक्शन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, ये आ रहे हैं 433, यस सर। ठीक है। अब लास्ट हमारे पास रिएक्शन रह गया विच इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऐसे ही है। तो जस्ट यस कॉमन सर। सेंस थोड़ी सी यूज करें कि मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अगर 0 लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉमन सेंस ही बात है कि इस पूरी मेंबर के अंदर एक 1 किलो न्यूटन था, जिसको मैंने एक वर्टिकल फोर्स निकाली थी और एक हॉरिजॉन्टल निकाली थी। द हॉरिजॉन्टल फोर्स वाज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 500 न्यूटन, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये एक्शंस हैं, दिस इज एक्शन, बीम के ऊपर आपने एक्शन किया, इसका रिएक्शन क्या होगा, दिस रिएक्शन विल बी प्रोड्यूस एट द सपोर्ट्स। तो रिएक्शन यहाँ पर जो बी एक्स आएगा, दिस विल बी 500, जितना एक्शन था उतना ही रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पर दो सपोर्ट्स होती, यहाँ पे भी रिएक्शन होता हॉरिजॉन्टल, तो 250 इधर आना था, 250 इधर आता, कुछ ना कुछ इस तरह रेजिस्टेंस हो रही थी। मगर हमारे पास सपोर्ट सिर्फ बी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ही इस बी Yes, पॉइंट sir. के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन था बी एक्स, सो द वैल्यू ऑफ बी एक्स विल ऑटोमेटिकली बी इक्विवेलेंट टू horizontal component of 1 kilonewton which is equal to 500 newtons। ठीक हो गया, Yes, sir. ये क्लियर है सबको? अब रिएक्शन निकल गए। अच्छा जी, अब पिछली दो असाइनमेंट आपने नहीं की, वो ट्रस्ट वाली वो भी करनी है, और मैं कुछ बीम्स आपके साथ शेयर करूंगा, और आपने उन बीम्स के रिएक्शंस सबके वो Yes, sir. वो सॉल्व करने हैं उन बीम्स को, ठीक है। और ये भी आपकी असाइनमेंट होगी। इसके बाद असाइनमेंट साथ साथ सबमिट करते जाइएगा। अगर आप वर्कआउट साथ नहीं करेंगे तो मैं मूव ऑन कर दूंगा, पीछे एक बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा कि भाई ये भी असाइनमेंट रहती थी, ये भी रहती थी, ये भी रहती थी, और फिर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। और मेरे लिए आपकी अटेंडेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आपके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पेपर के अंदर जब क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको मोमेंट्स निकालने नहीं आते, ये नहीं आते, तो मैं उसके नंबर नहीं देता, ठीक है। बेशक आप ये क्वेश्चन सामने आया होगा, ये क्वेश्चन इसी तरह ही होगा, वैल्यूज कुछ और होंगी, नीचे जो इनके डिस्टेंसेस हैं वो कुछ और होंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ जज हो रहा होगा। नहीं क्लियर करेंगे आप फेल हो जाएंगे। बेशक आपने 100% वो की हुई है, असाइनमेंट्स ली हुई हैं, 100% आपकी अटेंडेंस थी, सब कुछ 100% था, अगर आपकी मिड की परफॉर्मेंस असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, छापे मार के किए हुए, तो मेरे लिए वो काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सही रखिएगा। Yes, अच्छा, sir. सर अब रिएक्शंस चूंकि मेरे पास निकल के, मैं स्क्रीन को जूम इन करता हूँ। इसी क्वेश्चन के अंदर उसने एक फ्रंट व्यू दिया है। ये फ्रंट व्यू बेसिकली दिस इज फॉर लोकेशन बी, वो बता रहा है लोकेशन बी के ऊपर हिंज पड़ी हुई है, और इसी को जब साइड व्यू से देखता है, साइड व्यू से देखने से उसको पता चल रहा है कि ये साइड व्यू उसका, कि ये हिंज है, और यहाँ से एक जगह पे क्लैंप हुआ हुआ है और एक जगह से यहाँ से क्लैंप हुआ हुआ है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स आ रही है और दो जगह पे उसको रेजिस्टेंस है, तो ये डबल शेयर का कॉन्सेप्ट है। पीछे हमने एक सिंगल शेयर भी डिस्कस की, डबल शेयर भी की, तो ये दिस इज फॉर डबल शेयर। फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फाइंड द रिएक्शन, जो कि यहाँ पर माशाल्लाह, वेलकम नाइक अफजल,
9 बजे की जगह 10:30 बजे आपकी अगर सुबह हो ही गई है तो आ जाए, क्लास अटेंड कर लें। तो आपने पहला काम जो करना है वो यू हैव टू फाइंड द रिएक्शन, यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना है, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है 500 न्यूटन और एक वर्टिकल रिएक्शन भी था 433। सो यू विल फाइंड द रिजल्टेंट। किस तरह निकालेंगे रिजल्टेंट? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, याद है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यस सर, ये equals to perpendicular का square plus base का square, and if you have to find the hypotenuse then hypotenuse will be equal to under root of this thing, ठीक है। तो perpendicular का square plus base का square दोनों को ऐड करें जी, अपनी कैलकुलेशंस में करें पेज के ऊपर। perpendicular का square लें, this is 433, base का square लें 500 का square, अंडर रूट लें और बताएं hypotenuse 660 आ रहा है कि नहीं। सर ये डबल 660 आ गया, ठीक हो गया। यस तो दिस इज द रिएक्शन, और ये रिएक्शन इंक्लाइन में इसलिए लगा बिकॉज दिस इज एन इंक्लाइन फोर्स कमिंग हेयर, ठीक हो गया। इसकी वजह से इसमें एक रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको अगर 3D व्यू के अंदर आके वापस देखते हैं, मैं इसको सेव करके साइड पे करता हूँ। अब इस फिगर को, नीचे वाली फिगर को देखें कि बीम जो है यहाँ से जो रिएक्शन आ रहा है सपोर्ट का, ठीक है, वो 660 न्यूटन था। ये सपोर्ट के ऊपर दो रिएक्शन थे, एक 500 और एक 433। मैंने उनका रिजल्टेंट निकाला, दैट वाज 660 न्यूटन। सो अगर बीम की तरफ से या सपोर्ट की तरफ से बीम को 660 न्यूटन जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है बीम सपोर्ट के ऊपर कितना रिएक्शन फेंक रही होगी, 660। ऐसे ही एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है कि अगर सपोर्ट के ऊपर 660 न्यूटन रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये रिएक्शन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? बीम की वजह से। बीम इसके ऊपर आके एक फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से रिएक्शन दे रही है। तो हम लिख सकते हैं कि यार बीम से सपोर्ट की तरफ भी 660 न्यूटन आ रहा है, ऐसा ही है। यस सर, मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को फर्दर यहाँ पे डेवलप किया और इस साइड व्यू के अंदर ऐड कर दिया कि ये मेरा ब्लू वाला जो पार्ट है, दिस ब्लू पार्ट इज बेसिकली द बीम, ठीक है, दिस इज द बीम, दिस इज द बीम, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली द सपोर्ट हेयर। तो बीम की तरफ से 660 न्यूटन फोर्स आई। मैं अब इस 660 न्यूटन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं बिकॉज दिस इज डबल शियर। आपको याद होगा कि डबल शियर के अंदर जो ऊपर पी फोर्स आ रही थी, जिस तरह मैंने पहले दिखाया था, दिस पी फोर्स वाज डिवाइडेड इनटू p/2 एंड देयर वाज अनदर रिएक्शन हियर व्हिच वाज p/2। ऐसा ही था। यस सर। तो अब 660 न्यूटन, दिस इज द अप्लाइड फोर्स या एक्शन है। नाउ एक्शन हैज बीन डिवाइडेड इनटू रिएक्शंस 330 और 330। 660 को डिवाइड करें 2 से और 2 से, यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां तक हो गया जी, सबको क्लियर? यस सर, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड पर आते हैं जी। ये उसने उसको ड्रॉ कर लिया कि ये बीम है, बीम के ऊपर, यानी यही जो केस पीछे बना हुआ था, ये वाला जो लास्ट हम देख रहे थे इस फिगर के अंदर, दिस वन, इसको उसने इन द फॉर्म ऑफ बीम शो कर दिया कि बीम के ऊपर ये 660 न्यूटन है, नीचे 330 उसके रिएक्शंस हैं। ये देखें 600 ऊपर से एक्शन आ रहा है, 330 रिएक्शंस आ गए, ठीक है। यहाँ से क्लैंप हुई हुई है ये। अब आपने क्या करना है कि आप सेक्शन कट करें 1 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी। ये देखें सेक्शन 1 कट किया हुआ है और सेक्शन 2, और इसके ऊपर वैल्यू ऑफ शेयर निकालें। देखें कि वैल्यू ऑफ शेयर इसमें ज्यादा है, ये इसमें ज्यादा आ रही है, ठीक है। अगर मैं सेक्शन 1 को लेता हूँ, ठीक है, सेक्शन 1 को कंसिडर करता हूँ, तो मेरे लिए शेयर की वैल्यू कितनी होगी? B विल बी इक्वल टू 330 न्यूटन्स। अगर मैं सेक्शन 2 को कंसिडर करता हूं तो मेरे पास शेयर की वैल्यू डायरेक्ट कितनी होगी? V विल बी इक्वल्स टू 330 ऊपर जा रही है माइनस 660 नीचे आ रही है 660। इन दोनों को सॉल्व करें, देखें आंसर क्या आता है। 330 माइनस 660 इक्वल्स टू 330 आएगा सर। 330, ठीक है।
बट इट विल माइनस 330। तो दोनों केसेस के अंदर शेयर की सेक्शन 1 के ऊपर भी शेयर की वैल्यू 330 आती है, सेक्शन 2 के ऊपर भी शेयर की वैल्यू 330 आ रही है। तो आपने दोनों सेक्शन में से मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है, तो 330 ले लें। अगर सेक्शन 1 और 2 के अंदर डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है। ठीक है, फॉर टाइम बिंग हमारे पास शेयर की वैल्यू कितनी सिलेक्ट होगी, वी मैक्स की वैल्यू कितनी है, यानी यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर वी मैक्स डालना है, तो वी मैक्स इज 330। ठीक हो गया? सर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेंगे। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है शेयर की, नॉट दीज थिंग्स। ये शेयर नहीं है। ठीक है, मैं आपको उसको ड्रॉ करके दोबारा दिखाता हूँ, इट विल मेक इट मोर क्लियर। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आई विल शो यू ऑन वन नोट। ये देखिए, ये बीम था और बीम के ऊपर यहाँ, सॉरी, दिस इज अ बीम हियर। उसमें पीछे ले जाओ। दिस इज अ बीम हियर लाइक दिस वन, और इस बीम के ऊपर लेट से हम कह देते हैं कि ऊपर से एक फोर्स लगी हुई थी विच वाज इक्वल टू 600 न्यूटन्स। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर एक रिएक्शन आ रहा था विच वाज इक्वल टू 330 न्यूटन्स। वाज अनदर रिएक्शन हियर 330। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, दो सेक्शंस कट करने हैं। फर्स्ट इज द सेक्शन हियर विद उसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, मेक इट किधर गई, ड्रॉ विद, एक सेक्शन ये आ गया और दूसरा सेक्शन जो है हम यहाँ से आके यहाँ पर ले लेते हैं। आई कॉल इट सेक्शन 1 and the second section I will cut here which is section 2। ठीक है, अब अगर मैं सेक्शन 1 को ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, यहाँ पर सेक्शन 1 को ड्रॉ करता हूँ, सेक्शन 1 इस तरह ही होगा कुछ। अब सेक्शन कट करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप, ये और ये। दिस इज द फोर्स अप्लाइड 330। अब जब मैंने यहाँ सेक्शन कट कर दिए तो डेफिनेटली देयर इज अ वैल्यू ऑफ शियर हियर, इंटरनल फोर्स। मुझे शियर फोर्स फाइंड करनी है, तो शियर फोर्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो एक्शन कितना है, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल। शियर फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस अंटिल सेक्शन। तो मैं इन सारी फोर्सेस को लेफ्ट टू राइट सम करता हूँ तो मेरे पास v की वैल्यू इधर कितनी आती है, 330। अब आ जाए सेक्शन 2 के ऊपर। अगर सेक्शन 2 है तो सेक्शन 2 किस तरह कटेगा, इस तरह ही हो जाएगा कि लेट से ये बीम था, दिस वाज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2 नाउ हियर। ठीक है, तो सेक्शन 1 से पहले भी एक 300 लगी हुई यहाँ पर 330, यहाँ पर एक फोर्स है 600। सो जब मैंने सेक्शन 2 को भी कंसिडर कर रहा हूँ तो अब इधर भी क्या होगी, एक शेयर फोर्स की वैल्यू होगी। मैं उसको फॉर टाइम बिंग डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ v को, और सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड जितनी फोर्सेस है उनको पॉजिटिव लेना स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट इज 330 गोइंग अपवर्ड, देन दिस इज कमिंग डाउनवर्ड नेगेटिव 600। इसकी डायरेक्शन भी मैंने डाउनवर्ड ली है, लेट्स नेगेटिव v इक्वल टू 0। इसमें से v की वैल्यू निकालें, दिस कम्स आउट टू बी 330 minus 600, it is coming out to be 330 minus 600 करें, minus 330 minus 330 का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ शेयर की वैल्यू 330 है, मगर जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया दैट इज रॉन्ग। सो इसका मतलब है इसकी एक्चुअल डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, और टाइम भी हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड से गर्ज नहीं है, हम खाली ये देखने की शेयर की वैल्यू इधर भी 330 आई है और यहाँ पे भी 330 आई है, दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, एक मिनट, जस्ट अच्छा जी, कहाँ तक हम पहुंच गए थे? तो हमने कहा जी शेयर की वैल्यू इस तरह ये क्लियर होगी कि दो सेक्शंस कट किए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो उनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपने कंसिडर करनी है। तो अब हम न्यूमेरिकल में वापस आते हैं। जब न्यूमेरिकल में आए तो यहाँ देखें वी मैक्स 330 ले लिया उसने। ठीक है, नीचे लिखा है उसने एरिया, टॉ एवरेज जो होती है ना वो वी मैक्स ओवर एरिया होती है। एरिया इज इक्वल टू आपके पास पाई आर स्क्वायर या पाई इंटू डी बाई टू स्क्वायर हो गया। इस न्यूमेरिकल के अंदर बेसिकली वो ये कह रहा था कि अगर ये फोर्सेस लगें
ठीक है, और यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट है जो कि पिन सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, पिन सपोर्ट पड़ी हुई है, और इस पिन सपोर्ट के अंदर जो बोल्ट है उसका डाया फाइंड करेंगे। देखिए ये पिन सपोर्ट है, और पिन सपोर्ट के अंदर जो इधर एक बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट का डायमीटर बताएं। जो ग्रे कलर से आपको बोल्ट नजर आ रहा है, छोटा सा एक बीम सा बना हुआ है, उसका डाया बताएं। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। पहले, इससे पहले जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करते थे, यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि क्या ये लोड ले भी सकता है कि नहीं लगता, आप डायरेक्ट इस बीम को देखते थे, लोड देखा, रिएक्शन निकाली। नाउ यू हैव टू चेक कि क्या ये जो सपोर्ट्स हैं दे आर कैपेबल टू रेजिस्ट दीज फोर्सेस और नॉट। दैट इज वाई आप बहुत माइन्यूट लेवल के ऊपर गए, आपने इस बी सपोर्ट हिंज, ये जो बनी हुई है सपोर्ट आपके सामने, इसको अंदर व्यू किया, एंड दैट वाज सब्जेक्टेड टू डबल शियर, और आपने फाइंड की वैल्यूज। तो उसका डायमीटर, उसका जो फॉर्मूला एरिया का, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या पाई बाय डी स्क्वायर। अब मेरे पास टॉ एवरेज की वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, वी मैक्स मैंने फाइंड कर लिया है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको एक मिनट एनोटेट करता हूँ, आई हैव दिस वैल्यू, आई हैव दिस वैल्यू एज वेल। एरिया को मैंने कन्वर्ट कर लिया इनटू पाई डी स्क्वायर, पाई इनटू डी बाई टू स्क्वायर। लिहाजा मैं इस पूरी इक्वेशन से डायमीटर निकाल सकता हूँ। Yes, sir. ठीक हो गया। सो द डायमीटर वाज कमिंग आउट टू बी 6.48 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे इनटू मिलीमीटर्स बाय मल्टीप्लाई बाय 1000, सो 6.48 mm। यानी इस 1 किलोमीटर इंक्लाइन फोर्स व्हिच इज एप्लीकेबल एट 60 डिग्री, इसको रेजिस्ट करने के लिए आपको 6.48 mm एटलीस्ट इतनी पिन रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। अब ये न्यूमेरिकल बेसिकली डबल शेयर के ऊपर हुआ था। अगर आप न्यूमेरिकल के स्टार्ट में जाएंगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया, दिस इज डबल शेयर, ऐसा ही है। Yes, sir. नाउ योर असाइनमेंट इज टू चेक इफ द सेम न्यूमेरिकल, सेम सारा कुछ कॉन्सेप्ट है, इंस्टेड ऑफ डबल शेयर, इफ दिस पिन इज सब्जेक्टेड टू अ सिंगल शेयर, व्हाट विल बी द डाया। ठीक है, Yes, ये sir. नीचे आपकी असाइनमेंट है। ओके सर। ठीक हो गया। असाइनमेंट्स अपनी लिखते जाइएगा साथ साथ। पहली ट्रस्ट वाली है, ठीक हो गया। Yes, sir. उसके बाद ये दूसरी ये भी आ गई, और तीसरी मैं आपको दूंगा जिसमें आपने बीम्स के रिएक्शंस और उनकी एसएफडीज और बीएमडी ड्रॉ करनी है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एसएफडी और बीएमडी का कॉन्सेप्ट भी देखा था, Yes, sir. ठीक है। तो आपने उन बीम्स की रिएक्शंस और उनकी क्विक एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करनी है बाय एरिया मेथड। Yes, sir. ये तीन असाइनमेंट्स हैं, ये तीनों ये कंप्लीट करें एज सुन एज पॉसिबल, वरना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर असाइनमेंट आती जाएगी, एक्टिविटीज आएंगी, तो एकदम बर्डन हो जाएगा, आपसे चीजें क्लियर नहीं होंगी। अच्छा जी, अच्छा आगे चलते जी। नेक्स्ट शियर स्ट्रेस हो गया, ये भी शियर स्ट्रेस की कहानी है। अच्छा, ये ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस जो हमने देखी थी ना, विच वाज द फॉर्मूला ऑफ वी क्यू ओवर आई टी, ये वही फॉर्मूला दोबारा लिखा है, वी क्यू ओवर आई टी, टी की जगह उसने बी रिप्लेस कर दिया है, और डिफरेंट बीम्स के अंदर वो इसकी वेरिएशन बता रहा है। कि अभी हमने देखा था कि एट द एंड सपोर्ट्स, यानी ये जो वी क्यू ओवर आई टी होती है, दिस ट्रांसवर्स शियर सपोर्ट, इफ यू कंसिडर लाइक, एक मिनट एनोटेट करता हूँ, इफ यू कंसिडर अ पॉइंट हेयर, वन पॉइंट को देखते हैं, सेकंड पॉइंट इधर है, थर्ड पॉइंट हेयर है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज लोकेटेड ऑन न्यूट्रल एक्सिस। तो अभी हमने एक कैलकुलेशंस पीछे परफॉर्म की थी, एंड आई प्रूफ यू कि लोकेशन वन के ऊपर जो शियर स्ट्रेसेस होंगी, दीज शियर स्ट्रेसेस दीज विल बी जीरो, and for these location at neutral axis they will have the maximum value। याद है अभी हमने लेक्चर के स्टार्ट के अंदर ये किया था जब हमने क्यों निकाला। तो ये इसकी वेरिएशन यहाँ शो की हुई है, देखें पॉइंट इसके ऊपर जीरो वैल्यूज हैं, और जहां इसका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस इन अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। सो इट इज अ पैराबोलिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, कि आप जिस तरह टू के ऊपर क्या होगी, ज्यादा होगी। The length of this line is basically showing the intensity of shear stress। ठीक है, तो मैं क्लियर करता हूँ। सो ये उसने बेसिकली शो किया है रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए, इसी तरह आई सेक्शंस के लिए इट हैज दिस वेरिएशन। पैराबोलिक तो होती है मगर देयर इज अ ड्रॉप हेयर, ठीक है। इस तरह टी सेक्शंस के लिए भी ये है, तो ये उनकी वेरिएशंस है। Now coming towards the other stress which is called flexural stress, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस क्या चीज है। अच्छा, अब हम शेयर करते हैं स्क्रीन अगेन बैक टू दिस थिंग।
Let's say this is a member here. तो मैंने आपको कई दफा एग्जांपल दी that if this member is subjected to a P load, then due to this P load, the member will start to bend. क्या कर जाएगा? This will start to bend like this one. ठीक है? The more the value of P, the more will be the deformation or the bending. And whenever you cut a section at any point, जिसमें से भी section cut करेंगे, you will have the value of shear, you will have the value of normal force, you will also have the value of moments. ये तीन values वहाँ पर होंगी. ठीक है? We also discussed this one. So when you apply this transverse force, ये P force apply की, which is perpendicular to the longitudinal section of member, so the member undergo deflections. Deflections आ रही हैं उसमें, और जब उसमें deflections आती हैं, then there are stresses we call as flexural stresses. We denote them with sigma. Sigma equal to my over I. ठीक है? जब मैंने आपको बताया था कि सेक्शन कट करते हैं बॉडी के अंदर, और सेक्शन के अंदर एक shear force आती है, सेक्शन के अंदर एक normal force आती है, और सेक्शन के अंदर एक मोमेंट भी आता है. ये तीनों हमने देखे थे. ठीक है? Yes, sir. So against this shear force, you have calculated the formula VQ over IT, shear stresses निकाली, which was equal to VQ over IT. ठीक है? और there can be another shear force tau equal to V over A, which is the average shear stress, जिसके लिए भी हमने numerical अभी की है, ये पिन वाला. ठीक है? ये वाला numerical भी हम करेंगे बाद में. VQ over IT वाला मैंने भी वैसे समझाया आपको कि the value is 0 at extreme fibers and maximum neutral axis. इसी तरह नॉर्मल के लिए हमने पिछले लेक्चर के अंदर ट्रस वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जिसके अंदर हमने नॉर्मल से स्ट्रेसेस निकाली, which was equal to sigma equals to n over a. ठीक है? And now the third internal force is moment. So against this moment there are stresses which we call as sigma, flexural stresses, sigma equal to my over I. Fine. Okay. I is the moment of inertia, m is the moment. Now consider what is the value of y. So just look at here, if this is the beam and this is the neutral axis here, and I just show you in a cross section कि ये beam का cross section है, beam का, this is the longitudinal and this is the cross section here. So in the cross section, if this is the neutral axis and your element is located here, आप इस element को analyze कर रहे हैं यहाँ पर. So distance of your element from neutral axis, it is called y. अगर आपका element यहाँ पर है, इस element को analyze करना चाह रहे हैं, so the distance from here to here will be y. आपका element यहाँ पर है कहीं पे भी, so the distance from neutral axis to that element is known as y. ऐसा ही है. Again the same concept. If you cut a section here, you will have the value of moment. If you cut a section here, you will again have a value of moment, which I call as m1. You cut a section here, you will have a value again moment, which I call m3. The value of m1, m2, they are different. यानी ये तीनों values जो एक दूसरे से different होगी. ठीक है? Different location पे section cut की है, तो different होंगी या same होंगी? पहले ये बताएं. आपसे पूछते हैं. Sir, different होगी. Different होंगी. किस तरह पता चलता है different होंगी? एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा और लेंथ भी ज्यादा होगी, इसलिए. कोई एग्जांपल दें ना जरा, किस तरह पता चलेगा कि जी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है. सिंपली सपोर्टेड बीम की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होती है? एंड्स के ऊपर मोमेंट जीरो होते हैं. यस सर, बिल्कुल. दरमियान में जो है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम हो जाते हैं. ठीक है जी. इट इज समथिंग लाइक दिस वन. ऐसा ही है. यस सर. सो इस लोकेशन के ऊपर आता हूँ, सो द मोमेंट इज दिस वन. इस लोकेशन के ऊपर आता हूँ, सो मोमेंट इज दिस वन. इस लोकेशन के ऊपर आता हूँ, सो मोमेंट इज दिस वन. तो तीनों लोकेशन के ऊपर मोमेंट्स डिफरेंट नहीं है. यस सर, बिल्कुल. ठीक हो गया. अच्छा, तीनों लोकेशन के ऊपर मोमेंट डिफरेंट है, ये तो हमारा क्लियर हो गया. नाउ जस्ट कंसंट्रेट ऑन लोकेशन दिस वन, यानी इस वाली लोकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करें जस्ट. Yes, sir. So all along the depth the value of m will be same. यहाँ पर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसके लिए भी वैल्यू ऑफ m सेम होगी. यहाँ पर कोई एलिमेंट है, इसके लिए भी वैल्यू ऑफ m सेम. न्यूट्रल एक्सिस पे पड़ा है, उसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, और इसके लिए भी. ऐसा ही है. बिल्कुल.
but the value of flexural stress will not be same for all these elements. They will have a different values because y is different. अगर मैं इनको different color से show करता हूँ, let's draw it like एक yellow से कर देता हूँ highlight, other I draw it with the green, other I draw with this one. ठीक है, तो मेरे येलो एलिमेंट के लिए y की वैल्यू क्या होगी, दिस वन. ठीक है, जीरो हाँ ना ना मैक्सिमम होगी. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू एलिमेंट. या सर येलो के लिए मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम. ग्रीन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. कम और हो वायलेट के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. जीरो ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो अगर y की वैल्यू जीरो हो जाए तो इसका मतलब है फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, Zero. जीरो. बिकॉज y मल्टीप्लाई बाय मोमेंट की कोई भी वैल्यू जीरो होगी, देन डिवाइड दिस वैल्यू बाय एनीथिंग, यू विल गेट जीरो. तो इसका मतलब है फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस की वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पर क्या हो रही है, जीरो, एंड दे आर मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर्स. ठीक है, we usually draw these as like this one. हम इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करते हैं. Flexural stresses are zero. They are maximum at the extreme fibers. जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे कम हो रही है, कम हो रही है, कम होते होते जीरो, then they increase and they get maximum. Now I draw these triangles in different nature because जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं and the member gets bend, इसके अंदर बेंडिंग प्रोड्यूस होती है. So as a result of this bending, the upper ये जो अब ऊपर वाली जगह है, this is subjected to compression and the bottom is subjected to tension, and in between there is a point which is called the neutral axis, जहां पर बेसिकली शिफ्टिंग होती है. यानी ऊपर से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती हैं और एक पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस आएगा. न्यूट्रल एक्सिस के बाद क्या कन्वर्ट हो जाएंगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी. जिस तरह मैंने आपके पास सिग्मा का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, सिग्मा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम वाई ओवर आई. सो पॉजिटिव इज फॉर टेंशन. यहाँ पर हमने डिस्कशन की जी कि ये जब बीम के ऊपर ये फोर्सेस लगेंगी तो उसके अंदर बेंडिंग प्रोड्यूस होगी एंड there will be a stresses, flexural stresses जिनको हम कहते हैं sigma equal to m by over I. They have positive negative sign, positive for tension and negative for compression. हमने डिस्कस किया. So in between जहाँ पर ये ट्रांजिशन होगी कि कंप्रेशन से टेंशन या टेंशन से कंप्रेशन होगी, वो पॉइंट बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस है जहाँ पर आके फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस जीरो हो जाती हैं. एंड वी ऑब्जर्व दिस थिंग हेयर. हमने यहाँ पे प्रूव किया कि m की वैल्यू सेम है इन सब पॉइंट्स के लिए, बट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस विल बी डिफरेंट and the value will start increasing as y is increasing. तो जिस तरह y increase करता है, flexural stresses भी increase करेंगी. We denote them with this form. तो यहाँ पर आपके पास compression है, compression की maximum value C max, ठीक है. एंड नीचे नीचे जैसे आप फाइबर्स के ऊपर आते जाएंगे, compression क्या होगी, कम होगी और कम होगी और कम. At neutral axis it will become zero. After that it will change its nature from compression, it will become tension. टेंशन थोड़ी वैल्यू इंक्रीज टॉ मैक्स. यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन आपके पास अचीव होगी. अगर मैक्सिमम टेंशन यहाँ पर है, टेंसाइल स्ट्रेस है, तो यू कॉल इट सिग्मा मैक्स हेयर एंड यू कॉल सिग्मा मैक्स हेयर एज वेल. ऊपर भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. जब आप सिग्मा निकालते ना, सिग्मा इक्वल टू एम वाई ओवर आई, तो y for top point and y for bottom point it is same. यहाँ से ऊपर जाए या यहाँ से नीचे जाए बीम के लिए तो वैल्यू सेम होगी. ठीक है, अगर लेट से बीम की डेप्थ 18 इंच है, सो ऊपर कितना हो जाएगा, 9 इंचेस, और नीचे जाने के लिए भी 9 इंचेस डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, 18 का हाफ. सो y विल बी सेम, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस विल बी सेम. लिहाजा ये जो ऊपर लाइन आ रही होगी सिग्मा मैक्स और ये नीचे वाली लाइन, ये दोनों सेम होंगी, बट द नेचर इज डिफरेंट. एक ऊपर जो है कंप्रेशन होगी, नीचे क्या होगी, टेंसाइल होगी. ठीक है जी, वापस लेक्चर पे मूव ऑन करते हैं. सो दिस इज अ लेक्चर. यहाँ पर वो बता रहे बेसिकली सिग्मा इक्वल टू एम सी ओवर आई, एम वाई ओवर आई भी कहते हैं इसको. एंड मैंने आपको भी 2D के अंदर दिखाई थी. द डिस्ट्रीब्यूशन वाज लाइक दिस वन. एंड इफ यू वांट टू सी इट इन 3D, तो ये 3D के अंदर है. ये टॉप के ऊपर कंप्रेशन, ये टुवर्ड सेक्शन जा रही है, कंप्रेशन कम 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 होते थे, न्यूट्रल एक्सिस पर आके जीरो हो जाती है.
and then once you go below neutral axis, तो this will become tension. अगर आप स्क्रीन के ऊपर इसको व्यू करें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, this is the neutral axis now, और ये एरो देखें टुवर्ड्स इस तरफ बॉडी की तरफ जा रहे हैं, so this is representing compression. न्यूट्रल एक्सिस के बाद यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस खत्म हो गया, so the forces change into tension, now they are pointing away from section. ठीक है, तो this is the 3D nature. अच्छा जी, कुछ बुक्स के अंदर इसको इस तरह 2D को इस तरह भी ड्रॉ किया जाता है, इस तरह, और नॉर्मली कुछ बुक्स के अंदर इसको इस तरह भी ड्रॉ करते हैं, यानी एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं यूं और यूं, सो दिस इज द सेम थिंग. एक जगह पे वो इसको यूं कंप्रेशन कह देगा, एक जगह पे इसको क्या कह देगा, टेंशन. ठीक है, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, दे आर सिमिलर, इनमें कोई फर्क नहीं. अच्छा, ये सारी जो अभी अपने डिस्कशन की कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो है वो डिफरेंट नेचर होगी, नीचे कुछ और होगी. न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आके फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस की वैल्यूज क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक एलिमेंट है और द एलिमेंट इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेस? क्या ख्याल है आपका, क्या होनी चाहिए? नॉर्मल सर. नॉर्मल नहीं, क्या वैल्यूज क्या होनी चाहिए? नॉर्मल वैल्यूज होनी चाहिए उसकी, कोई और जी? सर अगर न्यूट्रल एक्सिस पे होगी तो वो सर 0 होगी ना सर, ऊपर से जो नीचे आएगी. एग्जैक्टली. तो नॉर्मल क्यों होगी भाई, आप नॉर्मल क्यों बोल रहे थे? देखे ना, ये इसको मैं अगर जूम करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वैल्यूज ऑफ y हैं, तो y की वैल्यू इस एलिमेंट के लिए क्या होनी चाहिए? अगर एलिमेंट यहाँ लोकेट कर रहा है, मैं इसको एनोटेट करता हूँ, अगर एलिमेंट यहाँ लोकेट कर रहा है इस जगह पर न्यूट्रल एक्सिस पे, तो वैल्यू ऑफ y क्या होगी इसके लिए? यस सर, 0 सर. 0. सो इफ वैल्यू ऑफ y इज 0, तो सिग्मा इक्वल टू किसके इक्वल होता है? my y ओवर i. I. So if y is 0, so sigma will also be equals to 0. 0. ठीक हो गया. और यही एलिमेंट अगर लोकेट कर जाता है टॉप के ऊपर, यहाँ पर आ जाता है, फॉर एग्जांपल चेंजिंग कलर लाइन विड्थ, लाइन कलर चेंज, हाँ यही एलिमेंट लेट से यहाँ पर आ जाता है ऊपर टॉप पर. सो नाउ व्हाट इज द थिंग, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. y की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस भी क्या होंगी? मैक्सिमम. मैक्सिमम. ठीक हो गया जी, ये जी. यस सर, समझ यही गया. कहानी यहाँ पर लिखी हुई है सारी. ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं हम आगे. नाउ द नेक्स्ट इज टॉर्शनल स्ट्रेस. ठीक है, टॉर्शनल स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि आप बॉडी के ऊपर अगर ट्विस्टिंग अप्लाई करेंगे ना, टॉर्क्स अप्लाई करेंगे, जिस तरह इस फिगर के अंदर 3D के अंदर नीचे बॉटम के अंदर एक कर रहा है बंदा, तो इसकी वजह से जो बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, दे विल बी टॉर्शनल स्ट्रेसेस, एंड वी हैव द फार्मूला इक्वल टू TC/J. ठीक है, ये इसका फार्मूला है. जिस तरह सिग्मा इज इक्वल टू My/I था, ठीक है, तो दिस फार्मूला इज वेरी सिमिलर टू प्रीवियस वन. आपने एक फार्मूला पढ़ा था, सिग्मा इक्वल टू My/I. This was bending flexural stresses, and now this one is torsional shear stresses. In the same way, जहाँ यहाँ moment था, so now instead of moment you will have torsion, twisting, torque. ठीक है, instead of Y you have C. C क्या है? अगर आपके पास ये सर्कुलर, ये जो ट्विस्टिंग का फिनोमेना है टॉर्शनल स्ट्रेसेस का, दिस इज नॉर्मली अकरिंग इन सर्कुलर शेप सेक्शंस. तो C इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट. ठीक है, यानी इसके सेंटर से आउटवर्ड किसी भी डायरेक्शन तक का डिस्टेंस है. व्हाट इज J? जिस तरह नॉर्मल रेक्टेंगुलर सेक्शंस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, सो इंस्टेड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू विल हैव पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. J इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, सो दिस इज टॉर्शनल शीयर स्ट्रेस. इसको भी हम न्यूमेरिकल्स आगे जाके करेंगे. ये आपको यहाँ पर इस फिगर के अंदर शो किया हुआ उसने, ये क्रॉस सेक्शन था. सो फ्रॉम क्रॉस सेक्शन टू आउटवर्ड एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस C कहलाता है. तो जिस तरह C इंक्रीज करता जाएगा, इसका मतलब है टॉर्शनल शीयर स्ट्रेसेस भी इंक्रीज करेंगी. सो एट दिस पॉइंट, O पॉइंट के ऊपर टॉर्शनल स्ट्रेसेस 0 होंगी, और जैसे जैसे आप आउटर फाइबर्स पे जाएंगे टॉर्शनल स्ट्रेसेस क्या करेंगी? मैक्सिमम, एंड दे विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट
एक्सट्रीम पेरिफेरी। इसी चीज को इस फिगर के अंदर भी शो किया। अगर आप फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पर आके इस पॉइंट पर, इस सर्कल के अंदर टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस होंगी, दे विल बी जीरो हियर। यहाँ पर आके इंक्रीज, यहाँ पर आकर और इंक्रीज। ये क्यों इंक्रीज हुई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ C is zero here, the value of C is more, value of C is more, and it becomes extreme at this point. ऐसा ही है। तो जिस तरह से C की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस भी क्या करेंगे? दे विल आल्सो इंक्रीज। ये उसके लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दिया है जो J है, कैन बी कैलकुलेटेड पाई r स्क्वायर, पाई r 4/2 और पाई d 4/32. And for different bodies, if your body is a solid circular shape, then J is calculated by this formula. And if it is a donut shaped body, यानी अंदर से open है, so J naught can be calculated by this formula, polar moment of inertia. ठीक है। अच्छा जी, ओवरऑल समरी हमारे पास ये होगी कि हमने नॉर्मल स्ट्रेस देखी सिग्मा, एंड दिस वाज एक्सियल सिग्मा इक्वल टू F ओवर A, जो कि हमने ट्रस्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है जी, वी डिड न्यूमेरिकल्स फॉर दिस वन। इसके लिए हमने एक ट्रस्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था ट्रस्ट के लिए। ठीक है जी, एंड देन अगेन नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी क्लासिफाइड एज फ्लेक्सुरल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू M बाय ओवर I। इसके लिए भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। शियर स्ट्रेस एवरेज, दिस इज एवरेज V ओवर A, जिसका हमने न्यूमेरिकल किया, जिसमें वो पिन सपोर्ट थी, जिसकी मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है। देन देयर इज अनदर फॉर्मूला। तो हमारे पास ये एवरेज शियर स्ट्रेस भी आ गई, जिसका हमने वो पिन वाला न्यूमेरिकल किया, जिसके ऊपर हमने डाया फाइंड किया पिन का। देन देयर वाज अ ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस VQ ओवर IT, जिसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन की कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एंड्स के ऊपर जीरो है और मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। फिर हमने टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस को भी देखा लास्ट में। तो दिस वाज द ओवरऑल समरी जो कि हमने इंडिविजुअल स्ट्रेसेस अब तक कवर अप किए हैं। ठीक हो गया। और ये उनके फिनोमिना जो हैं, जो भी मैंने स्ट्रेसेस दिखाई हैं, ये उनको शो करे। लाइक दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा MY ओवर I। ठीक है, वर्टिकल शियर स्ट्रेसेस, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेसेस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस, दिस इज डिफ्लेक्शंस। ये उसके डिफरेंट लोडिंग के अगेंस्ट बॉडी के रिस्पॉन्सेस शो किए हैं। ठीक है, ये सारी इंडिविजुअल स्ट्रेसेस आपने स्टडी की। नाउ इन रियल लाइफ द बॉडी इज नॉट सब्जेक्टेड टू सिंगल काइंड ऑफ लोडिंग, देयर आर multiple loads which are acting on a body simultaneously. So body के अंदर combined stresses का एक concept introduce होता है। individual stresses नहीं, combined stresses। यानी आपने इन stresses को जो भी हमने यहाँ discuss की, इनमें से आपस में multiple, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, उनको add करना है या subtract करना है। First you need to identify कि जो body आपके पास है और जो उस पर loading लगी है, उस लोडिंग की वजह से बॉडी के अंदर इनमें से कौन सी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई देम। सेकंड, वंस यू आइडेंटिफाई, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज देयर एप्रोप्रिएट साइन, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और फिर उनको आपस में ऐड करना है। साइन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज 5 + 5, अगर मेरे पास है 5 + 5, इट इज अ डिफरेंट आंसर। -5 + 5, इट इज अ डिफरेंट आंसर। -5, -5, it is a different answer. इन सबको एड अप करते जाएं, you will get different answers. So आपने बेशक इंटेंसिटी सही निकालनी है दोनों चीजों की, मगर उनके साइन सही नहीं निकाले तो इसका मतलब है you will end up with the wrong value of combined stress. ठीक है, so first thing you need to identify that what kind of individual stresses are existing in a member, और उन मेंबर के अगेंस्ट फिर आपने उनके साइंस भी देखने हैं। ठीक हो गया जी, दिस वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ तक अपने आप को गो थ्रू करें और चीज़ों को क्लियर करें। मैं भी वैसे न्यूमेरिकल्स कंबाइंड स्ट्रेसेस के ऊपर भी आने लगा था, मगर उसको हम थोड़ा पोस्टपोन करते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। सो देयर इज 2 वीडियो स्मॉल क्लिप्स हैं, एक पॉइजन रेशियो का, ये लिख लें अपने पास, पॉइजन रेशियो, एंड द अदर क्लिप इज फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ। ये मैं ग्रुप के अंदर भी लिंक्स शेयर कर देता हूँ इन वीडियोस के, तो ये आपने ये देखने हैं। ठीक है, आई विल जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर बिफोर वी विल स्टार्ट, कि इसमें से जो चीजें हैं वो मैं आपसे पूछूंगा एंड यू हैव टू आंसर देम। ठीक है, ये 2 वीडियोस होंगी, इनको भी देखना लास्ट, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड स्ट्रेस। ठीक है जी।